वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पार्ट नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर एंड में रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स और देखेंगे जो है रैंसिडिटी और कोरोजन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो आज हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी उस टाइप के रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इन जनरल क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखा होगा। कहाँ देखा होगा? आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। वह भी आप आगे पढ़ेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आपको एक डिस्प्लेसमेंट सीरीज देके रखा है, जिसको हम दूसरे नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज के बेसिस पे ही हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, और कौन सा कम रिएक्टिव है। फिर उसी बेसिस पर क्या होता है कि जो आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स, वो लोअर रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को किसी भी केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेस कर देते हैं। अब पहले इसका एक दो एग्जांपल से समझते हैं कि रिएक्शन एक्चुअली हो क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखिए, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपने अभी तक पढ़ चुका है, वो है जिंक प्लस H2SO4। याद करिए, हमने क्या किया था कि जिंक के ग्रैन्यूल्स जो थे, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उसको H2SO4 के सॉल्यूशन में डाला था। तो रिएक्शन क्या हो रहा था कि ये ZnSO4 बन जा रहा था और साथ में हाइड्रोजन गैस आपका अलग से निकल जा रहा था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका ये जिंक मेटल जो था, इसने हाइड्रोजन मेटल को रिप्लेस कर दिया, यानी हटा दिया। हाइड्रोजन पहले SO4 के साथ था, अब इसमें क्या हुआ, जिंक आया और इस H2 को इसने हटा दिया। इस H2 को रिमूव करके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज कर दिया और जिंक ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली। तो ये बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अगर आप सीरीज में अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ रहता है हाइड्रोजन आपका बीच में। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होते हैं एलिमेंट्स, उनको हम रिएक्टिव मानते हैं, हाईली रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे वाले को हम लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव होते हैं। अब हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर होता है, जिंक हमारा हाइड्रोजन के ऊपर होता है। अब इस टेबल को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जिंक यहाँ ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव यहाँ लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करके एक रिएक्शन कर लेगा और इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है यानी कि उसकी जगह ले रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब एग्जांपल में आपको क्या दिया है, जिंक मेटल है, वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन नीचे रहता है और जिंक आपका ऊपर रहता है। तो जिंक हाईली रिएक्टिव हुआ, ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो जिंक आपका हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन आपका अलग से निकल जाएगा। तो ये देखिए, हाइड्रोजन यहाँ अलग निकल गया और इस हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, तो ये ZnS जिंक सल्फाइड फॉर्म हो गया। तो क्या कह रहा है कि जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए, साइड में आपको एक एक्टिविटी दे रहा है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। आपका यहाँ पर लिया है पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में आयरन नेल डाल रहे हैं, एक आयरन की कीली डाल रहे हैं। अब जब इसको यहाँ पर डाल दिए तो देखिए, हमारा जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और आयरन ऊपर होता है, Fe ऊपर रहता है और कॉपर आपका नीचे रहता है। तो आयरन आपका ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, आयरन आप डाल रहे हैं और आपके पास पहले से कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो देखिए क्या रिएक्शन होगा कि FeSO4 बन जाएगा, कॉपर को ये Fe हटा देगा अपने जगह से, तो Cu यहाँ से अलग हो जाएगा और बचेगा FeSO4 फेरस सल्फेट। तो देखिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पर रिएक्शन भी हो जाता है। रिएक्शन के बाद आप क्या पाएंगे कि इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी,
ये जो आपका नॉर्मल सिल्वर कलर में दिख रहा था पहले आयरन नील, जिसके ऊपर कुछ कोटिंग नहीं था, उसके ऊपर कॉपर मेटल की कोटिंग हो जाएगी। और कॉपर मेटल की कोटिंग किस कलर की होगी? ब्राउन कलर का, क्योंकि हमारा कॉपर का कलर ब्राउन होता है। और साथ में क्या होगा, ये जो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर था आपका कॉपर सल्फेट की वजह से। पर जब यहाँ से कॉपर आप देख रहे हैं निकल गया, कॉपर डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, और यहाँ फेरस सल्फेट बन गया, तो ये जो आपका ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का ये हट जाएगा, ये आपका कलरलेस हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पर? Fe plus CuSO4 gives Cu plus FeSO4। आपका कॉपर यहाँ पर अलग हो गया और आयरन Fe ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को अपनी जगह से। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो आपको टेबल टाइप का दिख रहा है इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें हम करते क्या हैं, हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो उससे कम रिएक्टिव है वो उससे नीचे, उससे कम रिएक्टिव वाले को उसके नीचे, और इसी तरह करके नीचे हम आते जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव पर। तो क्या है, ये आपका टेबल हो गया। अब जितने भी आपके ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऊपर के मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव हैं। और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ बीच में होता है, हाइड्रोजन बीचों बीच है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं वो कम रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव हैं। अब अगर आपको इन दो में कंपेयर करना है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। यानी हमारा जो कैल्शियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। अब इस टेबल को यहाँ पर समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम टेबल आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब इसको हम कोशिश करेंगे याद करने का। याद करने के लिए देखिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे और आपके बुक्स में भी कुछ दिए होंगे। तो इसी तरह एक ट्रिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। उसी में आपका एक बहुत कॉमन ट्रिक है, वो यह है कि कैटरीना कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिले सिल्वर ऑडी। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करना है और याद कैसे करना है। सबसे पहले आपका कैटरीना, कैटरीना मतलब KA और NA साथ में आ जा रहा है, यहाँ साइड में लिखते चलते हैं साथ में। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला मैंने, कैटरीना। तो इसमें आपको याद क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको K देखना है स्टार्टिंग में और फिर देखना है Na। तो K से आपका हो गया पोटेशियम और Na से हो गया आपका सोडियम। फिर है कार, तो कार मतलब आपका Ca हो गया। तो कैटरीना कार मांगे, मांगे से आपका मैग्नीशियम आप याद करेंगे। तो देखिए अब तक ऊपर के चार याद कैसे कर लिए, कैटरीना, K और Na। फिर इसके बाद कार, कार से Ca, मांगे से Mg ये। अब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब याद करने के लिए आपको यहाँ पे कार्स के नाम 3 रख देने हैं। क्या क्या? ऑल्टो, जेन, फरारी। ऑल्टो, तो यहाँ ऑल्टो से आपका हो जाएगा Al एल्यूमिनियम, जेन से हो जाएगा Z और N जिंक, फरारी से आपका Fe आयरन उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ तक आपने याद कर लिया। यहाँ तक कैसे याद कर लिया, साथ में देखिए रिवाइज करिए। कैटरीना, K और Na आ गया, कार मांगे, फिर क्या है ऑल्टो, जिंक, फरारी, Al, Zn, Fe। अब देखिए Sn होता है आपका टिन, Pb होता है लेड, और फिर आपका आ जाता है हाइड्रोजन। तो देखिए Sn तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेड आपका रिएक्शन से बहुत कम जगह मिलेंगे, लेड और टिन के दोनों, पर फिर भी याद कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर Sn और Pb आएगा, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए बिना किसी ट्रिक के। या फिर ध्यान रखने के लिए ये याद कर सकते हैं कि Sn को आप सेंट्रो से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका आ गया Pb, Pb के लिए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, फिर भी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, फिर भी क्यों मिले सिल्वर ऑडी। इसको एक साथ लिख लेते हैं, फिर भी। तो फिर भी से आपको याद करना है P और B, यानी आपका लेड। फिर आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। ये देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको हाइड्रोजन कहाँ पर आ रहा है ये पता होना चाहिए। और हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, कॉपर आपको बहुत सारे रिएक्शंस में मिलेगा, तो इसको आप अलग से ही ध्यान रख लीजिए कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। आपको हो सकता है सिल्वर, गोल्ड ये सब उतना रिएक्शंस में ना मिले, पर कॉपर आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएगा। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था एक, वहां पर भी आपका कॉपर सल्फेट था, याद करिए। तो देखिए अब क्या करना है कि फिर भी क्यों, फिर भी के बाद आपका हाइड्रोजन, क्यों से आपका Cu कॉपर, मिले, मिले से आपको याद करना है कि मर्क्यूरी आ रहा है, M से मिले, M से मर्क्यूरी।
सिल्वर ऑडी, सिल्वर मतलब देखिए आपका सीधे सिल्वर आपको याद करना है डायरेक्ट, और ऑडी, ऑडी मतलब एयू, एयू से क्या होता है आपका गोल्ड का सिंबल जो है वो एयू होता है। तब आप अगर पूरा एक साथ समराइज करें तो देखिए कैसे याद करेंगे, कैटरीना कार मांगे, ऑल्टो जेन फरारी सैंट्रो, फिर भी क्यों, फिर भी क्यों मिले सिल्वर ऑडी। इस तरह से आपने एक तरह से पूरा याद कर लिया। अब इसको एक बार खुद से लिख के देखते हैं, कैटरीना कार मांगे, फिर हमारे कार्स के नाम थे ऑल्टो जेन फरारी सैंट्रो, उसके बाद हमने पढ़ा था कि लेड आता है और फिर हाइड्रोजन था। इसके बाद हम पढ़े थे फिर भी क्यों मिले, हाइड्रोजन के बाद वाला यहाँ लिख देते हैं, फिर भी क्यों मिले, मिले से था मर्क्यूरी का, और मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg। तो यहां से फिर से देखते हैं, हमने याद किया था कि फिर भी क्यों मिले सिल्वर ऑडी, सिल्वर होता है Ag और ऑडी का याद किया था Au। तो देखिए एक तरह से हमने पूरा टेबल याद कर लिया। क्या फिर से रिवाइज करते हैं, कैटरीना कार मांगे, ऑल्टो जेन फरारी, एसएन के लिए सैंट्रो, फिर भी क्यों मिले सिल्वर ऑडी। अब देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। जब मैं अपना 10th में था तो मैंने डायरेक्टली ऐसे याद कर लिया था। क्या याद किया था कि इसके ऊपर आता है लिथियम भी, तो उस समय लिथियम भी याद कर लेते साथ में, तो ऐसे मैंने याद किया था, लिकबा सरका नामक अलमंजन फेक्रूनी। तो उस तरह आपको सीरीज में पूरा याद हो गया था, मतलब बिना कोई ट्रिक के मैंने याद किया था डायरेक्ट। तो उसमें और भी कई सारे मेटल्स थे। तो अभी तो आप मेन आपके इतने ही हैं, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। और बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं, या फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। और इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं। अब रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको रिएक्शन दे दिया Fe प्लस CuSO4, जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक्टिविटी वाला देखा था एनसीईआरटी की। तो ये देखिए ये तो रिएक्शन हो जाएगा FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी देखिए लास्ट स्लाइड में देखा कि Fe ऊपर है Cu नीचे है। देखिए आपका जो आयरन है ये है Fe ऊपर, और जो Cu है ये आपका नीचे है। तो इसी के बेसिस पे आपका Fe जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया अपनी जगह से, और FeSO4 फॉर्म हो गया और कॉपर अलग हो गया। अब इन केस यहाँ पर ऐसे रिएक्शन होता है कि हम कॉपर प्लस FeSO4 लिख रहे हैं, तो क्या होता है, रिएक्शन होता या नहीं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि ये CuSO4 प्लस Fe हो जाएगा, पर ये गलत है। यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, जिसकी वजह से ये आयरन को हटा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिएक्शन पॉसिबल होगा किस केस में, या फिर किस केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और एग्जाम्पल से पहले एक छोटी बात यहाँ ये रह जा रही है कि जो हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी, ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर है वो पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू था, पर बाद में जो हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट है उसका ग्रीन सॉल्यूशन होगा। कलरलेस नहीं, ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन रहेगा। तो एक तरह से कलरलेस कह सकते हैं, पर एक ग्रीन मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हो रहा था कि आपका जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर कोटिंग बना ले रहा है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से ग्रीन हो जा रहा है। अब हम वापस चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जिंक प्लस CuSO4, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और फॉर्म कर लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। ये आपका Fe वाले के जैसा ही एग्जांपल है। आपका आयरन यहाँ था, उसकी जगह जिंक आ गया है, और यहाँ FeSO4 बन रहा था, यहाँ पर ZnSO4 बन रहा है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, Pb प्लस CuCl2, CuCl2 आपका क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड, और Pb आपका लेड हो गया। तो याद करिए जो आपका लेड था और Sn थे, ये दोनों आपके हाइड्रोजन के ऊपर थे,
आपका लेड, पीबी और एसएन हाइड्रोजन के ऊपर था, लेकिन जो कॉपर था वो मैंने रिपीट भी किया था कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आपका लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो पीबी कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा PbCl2 प्लस ये कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल जो थे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल थे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है Mg प्लस HCl। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और Mg आपका मेटल हो गया, तो ये रिएक्शन करके फॉर्म करता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी क्या था, हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया, किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम आपका हाईली रिएक्टिव होता है, ये ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तो आपका फॉर्म हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। एक और रिएक्शन देखते हैं, Na सोडियम प्लस H2O, ये रिएक्ट करके आपका फॉर्म करता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो क्या था, आपका सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन को हटा के ये NaOH फॉर्म कर लेगा और यहाँ पर H2 रहेगा। AgNO3 जो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस आपका ये सिल्वर अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, आपका कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था सिल्वर से, आपका हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है कॉपर, और जो आपका सिल्वर और गोल्ड है वो नीचे आता है, Ag और Au इसके नीचे आता है। तो देखिए आपका जो कॉपर है उसने नीचे जो अपना Ag है उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर हाईली रिएक्टिव था, ये आपका Cu लिखा हुआ है, तो कॉपर ने इसको डिस्प्लेस करके CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag सिल्वर फॉर्म हो गया। अब देखिए ये सब जो रिएक्शन थे ये अनबैलेंस्ड है, इनको प्रॉपर बैलेंस करके लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ 2HCl कर देंगे, यहाँ पर 2Na कर देंगे, तो ये सब आप जैसे प्रैक्टिस से करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये सब थे आपके सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी काफी हद तक आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है। अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स, यहाँ पर याद रखिए टू कंपाउंड्स की बात कर रहा है, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डेफिनेशन पे उतना मत जाइए, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहीं पर एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एग्जाम्पल है BaCl2 यानी आपका बेरियम क्लोराइड प्लस CuSO4 यानी आपका कॉपर सल्फेट, ये रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है BaSO4 प्लस CuCl2। अब समझिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये जो हमारा Ba है बेरियम आयन यहाँ से ये निकल जाएगा। ये देखिए सबको आयंस में आप तोड़ दीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। पहले ये फॉर्म कर लीजिए Ba+2, ये आपका हो गया Cl-, ये हो गया Cu+2 और ये हो गया SO4 2-। तो क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के चार्ज। तो देखिए क्या हुआ, Ba आपका ये पॉजिटिव था इसके नेगेटिव से जुड़ गया तो बना BaSO4 और इसका पॉजिटिव Cu+2 इसके नेगेटिव से जुड़ गया और जुड़कर क्या बना CuCl2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका टू कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे थे और जिससे टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हुए, ये दोनों आपके नए कंपाउंड्स फॉर्म हुए। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा इसलिए है क्योंकि वहां पर देखिए आपके क्या था, जैसे ये Cl2 नहीं था, आपका सिर्फ Ba रखते, तो Ba अगर प्लस CuSO4 करते तो आपका Ba Cu को हटा के BaSO4 बना लेता और अपना Cu अलग हो जाता। तो ये काफी हद तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है, पर यहाँ पर दो आयंस का आपस में एक्सचेंज हो रहा है तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी आप कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक और कॉमन एग्जांपल है आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है, ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है AgCl प्लस NaNO3। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपको ये आयंस में अगर आप तोड़ लें ये Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया, इधर ये Ag हो गया Ag प्लस और ये NO3 माइनस।
तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव पार्ट था इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ रहा है, ये जो Na है ये इसके साथ जुड़ जा रहा है इसके नेगेटिव के साथ, तो बन रहा NaNO3। फिर यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का पॉजिटिव पार्ट, ये सेकंड पार्ट के नेगेटिव पार्ट से जुड़ जा रहा है और ये फॉर्म हो रहा है AgCl। तो अगर आप इन जनरल बोलें, अगर A प्लस बी माइनस एक कंपाउंड हो गया, वो रिएक्ट कर रहा है X प्लस वाई माइनस से, X प्लस वाई माइनस से। तो अगर इन जनरल ये बता रहे हैं अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा, ये बना लेगा AY और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये बना लेगा XB। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। इस तरह से आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कई सारे रिएक्शन में। अब यहीं पर ये जो रिएक्शन है आपका, ये AgNO3 आपका एक्वस होता है, सॉल्यूशन में मिला होता है, तो ये इसका स्टेट एक्वस हो गया। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट जो है इसका पानी में सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये इसका स्टेट एक्वस हो गया। अब रिएक्शन के बाद ये जो आपका AgCl और NaNO3 बन रहा है, इसमें NaNO3 तो आपको सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ये एक्वस हो गया, पर ये जो हमारा AgCl है ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, PPT प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का हम 2 बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले। प्रेसिपिटेट क्या है, एक तरह से आपका सॉलिड फॉर्म हो जाता है रिएक्शन में, ये सॉलिड फॉर्म होकर नीचे बैठ जाता है। और AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर कभी पूछ ले तो इसका कलर होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। PPT आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रेसिपिटेट को। तो क्या होता है ना, जब इस टाइप का रिएक्शन होता है तो ये आपका AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करके जब ये सॉलिड हो गया तो ये सेपरेट आउट हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो ये इस तरह से अगर आपको सिर्फ NaNO3 चाहिए तो आप इसमें अलग कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन में आप NaNO3 को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका AgCl जैसे सॉलिड है तो वो नीचे जमा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कोई बीकर है तो यहाँ पर आपका AgCl जमा हो जाएगा नीचे पार्ट में, और जो आपका सॉल्युबल है NaNO3 ये ऊपर ही रहेगा, और इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ आप खुद से ट्राई करिए एक बार, तब तक मैं आपको यहाँ पे स्टेट लिख देता हूँ इसका। ये होता है एक्वस और ये भी आपका एक्वस होता है। वीडियो पॉज करके आप खुद से एक बार सोचिए। आई होप आपने एक बार ट्राई कर लिया है। देखिए रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आप ऐसे सोचिए कि इसको पहले आयंस में ब्रेक कर दीजिए, आयंस में ब्रेक कर लेंगे, फिर इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ऐसे आप जोड़ के ट्राई करिए एक बार खुद से। चलिए अब आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए इसको आपने आयंस में तोड़ा होगा तो बाय होगा Na प्लस SO4 डबल माइनस, फिर ये आपका बेरियम आयन Ba+2 और क्लोराइड आयन Cl माइनस। अब क्या करना है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ देना है, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा NaCl। ठीक इसी तरह इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ जोड़ना है, तो BaSO4 फॉर्म हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। और ये रिएक्शन आपका NCRT का रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में भी ये जो NaCl है हमारा ये एक्वस रहेगा, पर ये जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और PPT दिखाने का रिएक्शन में तरीका क्या होता है, ऐसे डाउन एरो से दिखा देते हैं। जैसे अगर आपका कभी गैस वगैरह फॉर्म होता है तो गैस को ऐसे अप से दिखाते हैं, इस सिंबल से ऐसे अप लिख देंगे, लेकिन जब PPT वगैरह फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट तो कई जगह आपको रिएक्शन में ऐसे डाउन टाइप का दिख जाएगा। तो यहाँ PPT जैसे आपको दिखाना है तो ऐसे डाउन एरो से दिखा देंगे। तो ये जो BaSO4 है ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा इस रिएक्शन में। तो ओवरऑल आपका इसी टाइप का रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसी टाइप के रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। रिएक्शन है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2S, H2S आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो इसको भी एक बार आप खुद से ट्राई करिए, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ऊपर के क्वेश्चंस आप लोग बनाते रहिए, और बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले उसको आयंस में ब्रेक कर लीजिए।
आई होप आपने पहला रिएक्शन तो अब तक बना ही लिया होगा। तो चलिए अब इसका आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन है CuSO4 प्लस H2S। यहाँ पर क्या है, आप कॉपर आयंस में ब्रेक कर लीजिए, SO4 सल्फेट आयन में, यहाँ H प्लस और S डबल माइनस सल्फाइड आयन में। तो ये हो गया Cu प्लस 2, SO4 2 माइनस, H प्लस, S डबल माइनस। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये आपका आ गया Cu2S, साथ में H इसके साथ SO4 के साथ, तो ये आ जाएगा H2SO4। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बन गया Cu2S प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए बार बार आयंस में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका Cu इसके साथ जोड़ दो, इस पार्ट को यहाँ जोड़ दो। तो अब इसमें भी यही करते हैं। Al प्लस 3 है और इसका नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, तो Al प्लस 3 OH माइनस के साथ जब मिलेगा तो बनेगा AlOH होल थ्राइस। कैसे बना साइड में लिख देते हैं। वहाँ था आपका Al प्लस 3 ये आयन और Cl माइनस, और नीचे वाले के साथ यहाँ NH4OH में आपका है अमोनियम आयन, NH4 प्लस और OH माइनस आयन। अब इसका पॉजिटिव पार्ट जब इसके नेगेटिव के साथ मिला तो ये बन गया AlOH होल थ्राइस। अब फिर बचा क्या, ये पॉजिटिव पार्ट NH4 प्लस और इधर Cl माइनस, तो ये फॉर्म हो गया NH4Cl। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है ये, एकदम आराम से बस आयंस में ब्रेक करना है और इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, बस इतना ही करना है। अब ये जो लास्ट रिएक्शन है BaCl2 प्लस K2SO4, इसमें क्या करेंगे, बेरियम को SO4 के साथ जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा BaSO4, और सिंपली आपका जो पोटेशियम बचा K, इसको इसके नेगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा आपका KCl। ये आपका हो गया रिएक्शन। तो देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितना इजी है, जैसे आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट था ठीक उसी तरीके का ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस यहाँ पर दो आयंस हो जा रहे हैं और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो यहाँ तक देखिए हमने जो बेसिक चार थे आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो कवर कर लिए। क्या क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन था इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ Cu2S ना हो करके Cus होगा बस। Cus क्यों, यहाँ पर Cu प्लस 2 है और S डबल माइनस है, तो यहाँ प्लस 2 चार्ज होगा, यहाँ माइनस 2 हो गया, तो ये आपस में कैंसिल होकर सिंपली Cus फॉर्म करेगा, Cu2S नहीं होगा, ये गलती हो गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स नाम अगर आप ध्यान से सोचें तो ये दो पार्ट से बना है। क्या क्या, ReD और OX। तो यहाँ पर जो ReD है इसका मतलब होता है आपका रिडक्शन हो रहा है, और OX का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो उस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन का एकदम इजी लैंग्वेज में अगर आसान भाषा में मतलब समझें तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। साथ में ही ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन आपका ठीक उल्टा हो गया। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, इस टाइप के रिएक्शन को आप कहेंगे रिडक्शन। अब एक बार इसको स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन कब होगा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी लास्ट स्लाइड में जो बताया, क्या दो पॉइंट बताया था कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये ऑक्सीडेशन में आता है। वही सेकंड पॉइंट में देखिए मेंशन करा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इस केस में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अभी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट। और एक और बात, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन होगा,
यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना ये साइमल्टेनियस होगा, यानी एक साथ होगा। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन होगा। इस तरह इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सड़क पर आप किसी लड़के को पिटते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई लड़का यहाँ पर है, ये पिट रहा है, तो ये लड़का क्यों पिट रहा है? क्यों? क्योंकि इसे कोई पीट रहा है। तो ये तो वही बात हो गया ना, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ऐसे ही मतलब हो गया कि अगर कोई पिट रहा है तो उसे कोई पीट रहा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई मार खा रहा है तो उसे कोई मार रहा है। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह समझ सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जो हम रिएक्शन लेंगे वो है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2। ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है कॉपर प्लस H2O। अब देखिए, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब कैसे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि रिएक्टेंट साइड आपका कॉपर ऑक्साइड था, पर जो प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर कॉपर है। तो आप देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर से जो ऑक्सीजन है वो निकल गया, माइनस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ये हो रहा है आपका रिडक्शन। इसी तरह आप देख रहे होंगे यहाँ हाइड्रोजन था H2, पर यहाँ पर आपका H2O हो गया है, यानी आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर जहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो। तो देखिए, रिडक्शन कैसे हुआ कि आपका ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, आपको ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। H2S यानी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, ये आपस में रिएक्ट होकर फॉर्म करता है S प्लस HCl। अब देखिए, ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन है वो समझते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे रिएक्टेंट साइड H2S है, पर प्रोडक्ट साइड सिर्फ S है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जो था हमारा वो निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये आपका स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन का। ठीक इसी तरह यहाँ Cl2 था, पर प्रोडक्ट साइड आप देखिए HCl हो गया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हमने पढ़ा था कि ये रिडक्शन होता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, और इसी टाइप के रिएक्शनों को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे हम यही रिएक्शन को दोनों को एक बार पढ़ के देखते हैं। यहाँ क्या था आपका CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? नॉर्मली तो आप ऐसे बोल देंगे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O या फिर वाटर। पर रेडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लैंग्वेज में आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो सीखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि CuO Cu फॉर्म कर रहा है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। क्यों यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से H2 से H2O बन रहा है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर। ठीक इसी तरह ये जो आपका सेकंड रिएक्शन है, इसको आप ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, और यहां पर ऐसे पढ़ेंगे कि क्लोरीन गैस इज रिड्यूस्ड टू HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए जो यहाँ क्लोरीन है ना, ये H2S में से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, तो क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। तो ये क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ हम दो नए टर्म सीख रहे हैं, क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है हाइड्रोजन निकाल रहा है H2S में से, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक इसी तरह जो हमारा H2S है, ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है किसे? क्लोरीन को। तो इसको H2S को हम यहाँ बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ दो नए टर्म सीख लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसी तरह हम ऊपर वाले रिएक्शन में सीखें तो देखिए CuO का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये H2 हमारा H2O में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो H2 हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर हो सकता है एग्जाम्स वगैरह में या कंपटीशन में पूछ ले, तो एक बार देख लीजिएगा इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो हमने अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होता है और बहुत जगह ये हार्मफुल भी होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हमारे मेटल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, साथ में हमारे फूड के लिए भी हार्मफुल होते हैं। मेटल्स प्लस फूड, ये दोनों के लिए हमारे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ये दोनों के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है वो समझते हैं अब। जो हमारे मेटल्स हैं इस पर जो ऑक्सीडेशन का असर होता है इसको हम कहते हैं कोरोजन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जंग लगना। और इसी तरह जो हमारे फूड आइटम्स हैं इस पर जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये रैंसिडिटी कहलाता है। अब बेसिकली जो कोरोजन है इसमें होता क्या है कि आपका जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जो आपका मेटल है वो टाइम के साथ खत्म होने लगता है, कोरोड होने लगता है या फिर खराब होने लगता है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ईटन अप, टाइम के साथ ये खा जाता है। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, आपका एयर की वजह से यानी हवा, मॉइस्चर जो आपके हवा में नमी है उसके वजह से, या फिर किसी केमिकल की वजह से, केमिकल में आपका एसिड वगैरह हो सकता है। तो इनकी वजह से जब ये मेटल पे रिएक्ट करते हैं तो इसको हम कहेंगे कोरोजन, या फिर हिंदी में जिसे कहते हैं जंग लगना। और आपको पता है जब किसी चीज पे जंग वगैरह लग जाता है आपके किसी आयरन रॉड वगैरह पे, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, वो हार्मफुल होता है, वो फायदे वाला नहीं होता है। ठीक इसी तरह जो आपका ये एयर मॉइस्चर वगैरह है इसका जब फूड पर इफेक्ट पड़ता है तो इसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। अब इसको हम एक बार स्लाइड में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या मेंशन कर रहा है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा। अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि जब किसी मेटल पे अटैक कर जाता है और कोई भी सब्सटेंस, क्या हो सकता है वो मॉइस्चर हो सकता है, एसिड्स हो सकता है, आपका एयर भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उसको कहेंगे कि हम ये कोरोड हो गया, एक तरह से खराब हो गया, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना। The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion। देखिए क्या होता है कि जैसे आपको कोई सिल्वर का बर्तन वगैरह हो गया, या फिर आप साइड में आप फिगर में देखिए कि अगर ये आपकी सिल्वर कलर की कार थी तो टाइम के साथ जब इस पे जंग वगैरह लग जाएगा तो इसका कलर कैसे चेंज होता है, ये देख रहे होंगे, ये ब्राउन कलर का, या फिर धीरे धीरे ये ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। तो इसी को आप कोरोजन या फिर जंग लगना कहते हैं। और ये क्या होता है आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन जो है डैमेज पहुंचाता है किसे, कार बॉडीज को, ब्रिजेस को। आपकी जो ब्रिजेस होते हैं मेटल के वो भी टाइम के साथ आपने देखा होगा खराब होने लगते हैं। तो वो क्यों खराब होते हैं, क्योंकि वो कोरोड हो जाते हैं टाइम के साथ, उस पर जंग लग जाता है धीरे धीरे समय के साथ। इसी तरह आपके आयरन रेलिंग्स हो गए, शिप्स जहाज वगैरह हो गए, और आसपास के बहुत सारे मेटल्स के आइटम्स जो भी स्पेशली आयरन से बने हों। आयरन की चीज जल्दी जंग लगता है, जो आयरन के सामान होते हैं उन पे जल्दी जंग लगता है। और ये जो कोरोजन ऑफ आयरन है ये एक तरह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब देखिए कोरोजन ऑफ को रोकने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। एक आपका जो बहुत बेसिक मेथड है वो आपका पेंटिंग है। आप कई बार देखेंगे जो आपके मेटल्स होते हैं उनको आप पेंट कर देते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है ना, जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए ये कोई मेटल रॉड थी, अब आप जब इसको पेंट कर देंगे तो इसका जो एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जो हवा वगैरह है या पानी है इससे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब ये आसपास के हवा वगैरह से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो इस पे रस्टिंग नहीं होगा, ये कोरोड नहीं होगा, इस पे कोरोजन का प्रोसेस नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं ये सब चीज़ों को बचाते हैं इस पे पेंटिंग वगैरह करके। अब यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, वो है आपका गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आपने कई जगह सुना होगा, और गैल्वेनाइजेशन का आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। तो गैल्वेनाइजेशन भी आपका एक तरह से पेंटिंग ही होता है। देखिए यहाँ पर आप किसी मेटल रॉड पर पेंट कर रहे थे, पर गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज होता है।
तो जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब किसी मेटल सरफेस पर जिंक की कोटिंग कर दें, किसकी, बार बार कह रहा हूं, जिंक याद रखिएगा, जिंक की कोटिंग करने को ही हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आप पेंट करते हैं किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे, वैसे ही जब जिंक की कोटिंग कर देंगे तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। देखिए, समय के साथ जैसे आप किसी खाने को खुला छोड़ दें तो उसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है, जो स्वाद है और जो उसका महक है, वो भी एकदम अजीब सा हो जाता है, खराब हो जाता है। वो धीरे धीरे क्यों होता है? क्योंकि उस वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये टाइम के साथ खराब हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी ज्यादातर वो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन से हमको रोकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब डाले जाते हैं फूड्स पर। किस पर? जो फैट्स एंड ऑयल है। ये सिंपली ये कह रहा है कि जैसे जो हमारे फूड्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, उस पर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे तो हमारा जो फूड आइटम्स है वो बचा रह जाता है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि इसका एयर से कांटेक्ट हम खत्म कर दें। एयर से कांटेक्ट हम खत्म कर देंगे कैसे? एयर टाइट कंटेनर्स में रख के। यहाँ देखिए मेंशन भी किया है इसने, एयर टाइट कंटेनर्स में रख देंगे तो यहाँ पर स्लो ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए, एकदम हवा तो हम रोक नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा हवा तो आएगा ही। तो इस थोड़े थोड़े हवा की वजह से जो हमारा ऑक्सीडेशन का रेट है वो कम हो जाएगा। हमारा मेन एम ये रहता है कि जो हमारे फैट्स और ऑयल्स है ये ऑक्सीडाइज ना हो। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, इसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, और ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो ये जो हमारे रैंसिडिटी का प्रोसेस है, जो हमारे फैट्स और ऑयल्स पे जो रैंसिडिटी का प्रोसेस होकर जो हमारे फूड्स खराब हो जाते हैं, जिनका स्मेल और टेस्ट टाइम के साथ खराब हो जाता है, हम इसको रोक सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल कोरोजन एंड रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी का जैसे यहाँ पर तो दो ही मेंशन कर दिया ना तरीका, एक तो एयर वाला है। अब दूसरा तरीका क्या है? आपने देखा होगा आइटम्स, फूड आइटम्स को हम फ्रिज में रख देते हैं या फिर कोल्ड प्लेसेस में रख देते हैं। तो कोल्ड प्लेसेस या फिर फ्रिज में रखने से भी हमारा जो रैंसिडिटी है उसको रोका जा सकता है। फिर एक और तरीका क्या है रैंसिडिटी रोकने का? वो है इसको हम लाइट से दूर रख दें। जैसे हवा से दूर रख रहे हैं, वैसे इसको अगर हम सनलाइट से दूर रखें तो भी हमारा रैंसिडिटी प्रोसेस है वो नहीं होगा। और ये जो आपका कोरोजन का टॉपिक है, ये आप मेटल से नॉन मेटल से एक बार फिर से पढ़ेंगे। वहां पर आप प्रॉपर्ली फिर पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये कोरोजन को रोकने के लिए। तो दोस्तों, ये था आपका ओवरऑल चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।